वो नीचे ऊपर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये तो वही सेम है पूरा सर्किट नीचे वाला, तो सिर्फ इसकी टू सी जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस। तो मोटर के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो कि रोटेट कर रहा है। तो हमने कौन सी यूज की है? परमानेंट मैग्नेट के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज। Hello friends, let's start our new topic of the chapter named Magnetic Effects of Electric Current. Okay, and the today's topic name is Electric Motor. तो ये बहुत ही important topic है actually, और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत important है। ओके, 3 मार्क्स में कई बार आ चुका है और शायद इस बार भी आ सकता है। आपका फोकस एकदम इधर होना चाहिए, है एकदम इजी। ओके, बस अगर आप इधर ध्यान रख रहे हो और समझ रहे हो ध्यान से, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर्स। हमको कितनी चीजें चाहिए? कंपोनेंट्स कौन से चाहिए? परमानेंट मैग्नेट चाहिए। तो अगर हमको मोटर बनानी है, इलेक्ट्रिक मोटर बनानी है, तो परमानेंट मैग्नेट चाहिए, स्प्लिट रिंग्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए, एक्सेल चाहिए, बैटरी, स्विच एंड कंडक्टिंग वायर। ओके सर, ये परमानेंट मैग्नेट समझ आ गया, कंडक्टिंग वायर, स्विच और बैटरी भी समझ आ गया। ये स्प्लिट रिंग, ब्रशेस और एक्सेल क्या है समझते हैं। तो इस साइड आ जाओ, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक मोटर का जो सर्किट होता है उसको मेंशन कर रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये है इलेक्ट्रिक मोटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन, ऐसा बोल सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। एन एंड एस इज व्हाट? द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ओके, मतलब हमने परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स को इधर रखा हुआ है। सोच लो कि दो मैग्नेट्स हैं, एक का एन पोल इधर है, दूसरे का एस इधर है। ये कर दिया। अब हमको चाहिए कंडक्टिंग वायर्स। तो कंडक्टिंग वायर ये रहा एक तो, और दूसरा ये रहा। ठीक है, ऑरेंज वाला आप जो देख रहे हो। चलो, इतना समझ आ गया। अब स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस एंड एक्सेल। ओके, बैटरी है, स्विच है। अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले स्प्लिट रिंग्स को, एक्चुअली एक्सेल पहले आना चाहिए। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, एक एक्सेल इज नथिंग बट अ हॉलो पाइप। ओके, एक्सेल जो है एक हॉलो, अंदर से खाली हो वैसा एक सिलेंडर है। ये चौक का आप शेप देख रहे हो, कुछ ऐसा ही होगा एक्सेल। ओके, बट चौक पूरा डार्क है अंदर से, वो एकदम अंदर से हॉलो होगा, खाली होगा। ओके, तो ऐसा एक एक्सेल का टुकड़ा छोटा सा इधर रखा गया है, और उस छोटे से टुकड़े के ऊपर दो रिंग्स लगाई गई हैं। मतलब एक्चुअली रिंग तो सर पूरी होती है, दो रिंग क्या, रिंग पूरी होती है, बट वो ऐसी है कि वो स्प्लिट हो सकती है हाफ ऑफ पार्ट में। ओके, ऐसी रिंग है जो कि स्प्लिट हो सकती है, इसलिए उसको नाम दिया गया है स्प्लिट रिंग्स। ओके, तो ये एक्सेल के ऊपर स्प्लिट रिंग्स को लगाया गया है, और स्प्लिट रिंग्स जो है उसके साथ अगर आप देख सकते हो एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। ओके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं जिससे आप पकड़ सकते हो उसको। तो उसको बोला गया है, नाम दिया है ब्रशेस। ओके, वो जो स्प्लिट रिंग है उसके एंड में, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ये स्प्लिट रिंग है हाफ साइकिल, तो इधर एक ऐसा स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को बोला गया है ब्रशेस। ओके, समझ आ रहा है? ये रिंग को बोला गया है स्प्लिट रिंग, ये है ब्रशेस, और ये रिंग जिसके ऊपर लगाया गया है दैट इज एक्सेल। ओके, अब ऐसा क्यों किया गया है थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हमने कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके रख दिया। अब इसमें ध्यान से देखो क्या किया है। ये जो कंडक्टिंग वायर है ब्लू वाला, जो कि बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो ब्लू वायर को हमने कनेक्ट किया है ब्रशेस के साथ। ओके, किसके साथ? ब्रशेस के साथ। और ये जो वायर है, ओके, ऑरेंज कलर में है, दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विथ स्प्लिट रिंग्स। ओके, वो सीधा रिंग के साथ कनेक्टेड है। इतना समझ लिया? तो अब हम आगे जाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गया कि भाई एन पोल है, एस पोल है, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप में एक वायर है, और वो वायर कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग और ब्रशेस के साथ,
और स्प्लिटरिंग और ब्रशेस किसके बेस पे लगाए गए हैं, तो एक्सेल के बेस पे लगाए गए हैं। और वो ब्रशेस से दूसरा एक सर्किट कनेक्टेड है जो कि बैटरी को कनेक्ट करता है। ओके, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन था इलेक्ट्रिक मोटर का। अब ये काम क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का पर्पस क्या है। ओके, ये ध्यान से सुनना और याद भी रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर का पर्पस क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर का पर्पस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना। अगेन, इलेक्ट्रिक मोटर का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेना, कंज्यूम करना और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है मैकेनिकल एनर्जी में। अगेन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है और आउटपुट क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका पर्पस यही है, मैं इधर लिखता हूं फिर से, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी मतलब अगर मोटर को रन करना है, मोटर को स्टार्ट करना है, यू शुड अप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए हमने देखो इधर बैटरी हमने लगाई है और स्विच ऑन करेंगे तो मोटर की कंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, तो मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इतना समझ लिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका वर्किंग। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तो है ही, बट अगर आपका ध्यान कहीं और गया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपका फोकस पूरा इधर चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान रखना है, तो इधर आराम से बैठ जाएगा। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका वर्किंग समझाना। तो अब क्या है, देखो इधर ये रेक्टेंगुलर शेप में वायर को लगाया गया है ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी के शेप में रेक्टेंगुलर वायर को लगाया गया है और वो वायर को कनेक्ट किया है ब्रशेस के साथ, ना सॉरी, वो वायर को कनेक्ट किया है रिंग्स के साथ, स्प्लिट रिंग के साथ, और ब्रशेस के साथ ये सर्किट का वायर है। अब होता क्या है, जब भी स्विच ऑन होती है, ठीक है, जब भी मैं के स्विच ऑन करता हूं तो ये बैटरी के सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, प्लस से इधर डायरेक्शन में जाएगा। अगर इधर जा रहा है तो ये इधर कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ब्रशेस के साथ एक्स ब्रश में कनेक्टेड है तो ब्रश के अंदर जाके रिंग में जाएगा और रिंग से जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो मैंने ये एरो दिखाया है। ओके, तो जाएगा इधर ए टू बी में जाएगा इस डायरेक्शन में, अब बी से सी में इस डायरेक्शन में, और सी से डी में इस डायरेक्शन में, वापस आएगा कहाँ पे, क्यू पे। क्यू इज व्हाट, क्यू इज अनदर स्प्लिट रिंग सॉरी, एंड क्यू से जाएगा वाई ब्रश में और वाई से वापस सर्किट कंप्लीट करेगा। ओके, पूरा पाथ कुछ इस तरह से करंट का फ्लो होगा। चलो इतना समझ लिया कि करंट का फ्लो ये है। तो सबसे पहले जब आप थ्योरी लिख रहे हो तो वर्किंग में आपको करंट कौन से डायरेक्शन से जा रहा है वो समझाना है, ये समझ लिया। अब उससे आगे कि करंट के इस डायरेक्शन में फ्लो होने से क्या इफेक्ट आता है, तो ध्यान से देखो कि इधर जो है करंट ए टू बी जा रहा है और इधर जा रहा है सी टू डी। हम इसकी बात करते हैं। और दूसरी एक बात कंस्ट्रक्शन में हम कहना भूल गए थे, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में वायर को लगाया गया है, ओके, तो इसका शेप कुछ मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब आप इसको पूरा, भले मैंने 2D डायरेक्शन में दिखाया है, आप पूरा इसको 3D में सोच सकते हो। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो वायर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इधर रेक्टेंगुलर शेप बनाया गया होगा। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो उस तरह से इसको अरेंज करना है। अब हुआ क्या कि ए टू बी करंट जा रहा है, सी टू डी जा रहा है। अब हमको याद करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इधर अप्लाई करता हूं और करंट की डायरेक्शन अगर ये है, ओके, करंट की डायरेक्शन अगर ये है मतलब अंदर की साइड, आप ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, अंदर की साइड है। तो करंट की डायरेक्शन अगर अंदर की साइड है तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करते मेरे को इतना समझ आएगा कि ए बी जो साइड है, ये पूरे रेक्टेंगल का ए बी जो एक आर्म है, आर्म ए बी एंड आर्म सी डी,
ए बी और सी डी को हम ध्यान में ले रहे हैं, ए बी में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली ये पूरा सर्किट ऐसे है तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर डायरेक्शन ये है करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नीचे। ओके, याद आया? राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नीचे। तो कुछ इस तरह से अगर हम कंसिडर करें तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर लागू होगा और वो फोर्स ए बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ओके, कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करेगा। हमने लास्ट टॉपिक ही देखा था। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ओके, तो ए बी में करंट डायरेक्शन ये है तो फोर्स उस पर अप्लाई होगा और वो फोर्स ए बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। इतना समझ लिया? अब डायरेक्शन करंट का इसमें ये था तो ये डाउनवर्ड गया। बात करते हैं आर्म सी डी के बारे में। हियर द करंट्स डायरेक्शन इज टोटली अपोजिट इन कंपेयर विथ ए बी। तो ए बी में करंट ऊपर था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, इसमें करंट नीचे आ रहा है तो सी डी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो, हमने ये रेक्टेंगुलर का जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको कनेक्ट किया था किसके साथ? स्प्लिट रिंग के साथ। ओके, और स्प्लिट रिंग जो है वो एक्सेल के ऊपर लगाया गया है और कुछ ऐसे लगाया गया है कि वो अपने आप फ्रीली मूव कर सकता है ऑन द बेस ऑफ एक्सेल। एक्सेल के ऊपर स्प्लिट रिंग कुछ ऐसे लगाया गया है कि रिंग जो है वो मूव कर सकता है अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा सके तो। और ये जो ब्रशेस हैं, दो ब्रशेस हैं जो ये सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं, ब्रशेस आर फिक्स्ड, ब्रशेस हैं वो फिक्स्ड है इसलिए वो मूव नहीं करेंगे, सिर्फ ये रिंग जो है वो मूव करेगा। तो होगा क्या कि ए बी आर्म जो है वो नीचे डायरेक्शन में जाएगा, सी डी है वो ऊपर, मतलब इसका पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा। ओके, फिर से ए बी है इस डायरेक्शन में करंट है इसके कारण वो नीचे जाएगा, सी डी है इस डायरेक्शन में करंट है इसलिए वो ऊपर आएगा। मतलब क्या होगा, ये पूरा 180 डिग्री घूम गया। अब ये 180 डिग्री घूम गया है तो अब आगे क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सी डी आर्म जो है वो इधर आ गया, ए बी इधर आ गया है, सी डी इधर आ गया है, अब ए बी इधर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिट रिंग कुछ ऐसा था। देखो ध्यान से देखो, और ये रहा हमारा एक्सेल। ओके, तो ये P है, ये Q है, इधर ब्रश Y है, इधर ब्रश X है। अब Q घूम के इधर आ रहा है, P घूम के इधर चला गया तो क्या होगा? P किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ब्रश Y के साथ। Q किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? ब्रश X के साथ। एक्चुअली मैंने डायरेक्शन उल्टा दिखा दिया, सॉरी। Q ऊपर आ रहा है और P नीचे से जा रहा है, सही है ना? ए बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सी डी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसके कारण स्प्लिट रिंग P जो है वो Y के साथ कनेक्ट हो जाएगा और Q है वो X के साथ कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री घूम गया है। चलो इतना समझ लिया। अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि अब सी डी इधर है तो अब सी डी में करंट डायरेक्शन ये होगा और ए बी इधर है तो करंट डायरेक्शन ये होगा। ओके, सी डी इधर है तो करंट डायरेक्शन अगेन ऊपर के डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये तो वही सेम है पूरा सर्किट, नीचे वाला तो सिर्फ इसने 180 डिग्री कन्वर्ट टर्न किया है तो करंट अगेन इधर से आएगा ब्रश एक्स से। अब स्प्लिट रिंग कौन सा है इधर? P नहीं है, अब Q है तो Q में जाएगा ऊपर, वापस गया। इधर कौन सा आर्म है राइट नाउ? सी डी है और इधर ए बी है तो डी टू सी जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर, अभी इधर बी ए है तो अगेन इधर सी डी था तो अगेन इसके ऊपर करंट डायरेक्शन ये है, उसके कारण फोर्स अंदर की साइड लगेगा और ये जो आर्म है वो डाउनवर्ड जाएगा, इधर ए बी है वो अपवर्ड जाएगा और ये फिर से 180 डिग्री घूम जाएगा। ओके, मतलब अब ये एक प्रोसेस दो बार हुआ
तो पूरा उसने 360 डिग्री राउंड किया, मतलब वापस यही पोजीशन में आ जाएगा और करंट का पाथ होगा ABCD। ओके, तो इतना समझ आ रहा है? यस। तो इससे होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमने जब इलेक्ट्रिसिटी दिया तब मोटर के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो कि रोटेट कर रहा है। ओके, मैं समझाऊंगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में वायर था उसने 360 डिग्री रोटेट किया। ओके, तो ये इससे हमको फायदा क्या होगा? अब समझो ध्यान से, मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन ऐसा दिया है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के बेस पे और इजीली समझ सकते हैं, पर एक्चुअल मोटर जो होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जो हर जगह पे यूज होता है, ओके, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं मैंने इधर लिखा है, ध्यान से देखना। इन कॉमर्शियल मोटर, कॉमर्शियल मतलब हर जगह पे जहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। हमने कौन से यूज किए हैं? परमानेंट मैग्नेट के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट है। कॉइल, अब ये कॉइल क्या है? तो हमने जो ABCD एक ही वायर यूज किया, क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे से समझ सके। बट एक्चुअल मोटर के अंदर बहुत सारे वायर्स को वाउंड किया जाता है। ओके, बहुत सारे वायर्स को ऐसे वाउंड करके उसका एक कॉइल बनाया जाता है और वही कॉइल रखा जाता है और ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो बहुत सारे वायर्स अगर वाउंड करके कनेक्ट करेंगे, अब वाउंड करने के लिए कोई चीज तो चाहिए, कोई चीज है तो उसके ऊपर वाउंड करोगे, तो उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है। ओके, एक आयरन कोर लिया जाता है जिसके ऊपर ये वायर को वाउंड करके कॉइल बनाया जाता है और उसको इधर अटैच किया जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है? अब सोचो कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ये पूरा मोटर घूमेगा। ओके, ये एक हुआ 180 डिग्री, फिर वापस करंट की डायरेक्शन वो ये जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आएगा ऊपर, अगेन 180 डिग्री घूमेगा, तो ये पूरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, तो इसके कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया मोटर घूम रहा है, पर एक्चुअली में क्या घूम रहा है? उसके अंदर जो कॉइल हमने फिट किया है वो कॉइल घूम रहा है। ओके, और ये कॉइल को मैं एक नाम दे रहा हूं, आप याद रख सकते हो। ये जो कॉइल विथ आयरन कोर जो है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ओके, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आर्मेचर। जब भी कोई कॉइल है उसको आयरन कोर पे वाउंड किया जाता है तो उसको बोलते हैं मोटर का आर्मेचर वाला पार्ट। ओके, सो इसके कारण बहुत सारे कंडक्टर्स, अब कॉइल के अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स आ जाएंगे, तो बहुत सारे कंडक्टर के सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, सबके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो पूरे सारे कंडक्टर्स एक साथ डाउनवर्ड जाएंगे, ये सारे एक साथ अपवर्ड आएंगे, ये 180 डिग्री हो गया, फिर वापस वही प्रोसेस होगा, फिर वापस। हम इसको बहुत धीरे समझ रहे हैं पर ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है और इसी वजह से पूरा मोटर गोल घूम रहा है। ओके, वो पूरा सर्कल नहीं घूमता एक्चुअली में, वो 180 डिग्री घूम रहा है, बट ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है कि हमको फील नहीं होता कि ये 180 डिग्री घूम रहा है। वो 180 डिग्री एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में दूसरा 180, एक पार्ट में 180 डिग्री, दूसरे पार्ट में दूसरा, ये पूरा होकर 360 डिग्री होता है और इसके कारण हमको लगता है कि मोटर गोल घूम रहा है। ठीक है, सो दिस इज द होल कंसेप्ट एंड द होल थियरी बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, जो हम मोटर यूज करते हैं, हमारा पानी का मोटर है या कोई भी, ये बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं मोटर्स, छोटे से छोटा मोटर और बड़े से बड़ा, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो सारे मोटर इसी तरह काम करते हैं। ओके, बस उसमें बीच में एक वायर नहीं होता है, एक वायर हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, बाकी बहुत सारे वायर्स हैं वो इसके साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वायर्स, और नीचे का कनेक्शन भी एकदम सेम होता है। बस स्विच ऑन करो, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, पास होने के कारण उसके ऊपर इस आर्म पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स इसको डाउनवर्ड ले जाएगा, इसको अपवर्ड लाएगा, अगेन इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, डाउनवर्ड ले जाएगा, अपवर्ड लाएगा। तो अब और एक बात, अभी क्या ऐसे घूम रहा था, ओके, ये सीढ़ी ऐसे आ रहा था, ये भी नीचे जा रहा था, तो रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में था, अब मेरे को रोटेशन उल्टी डायरेक्शन में करवाना है। बहुत सिंपल है,
कितना, बहुत सिंपल है। कैसे, ये बैटरी जो है इसमें प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इसको चेंज कर दो। ओके, ये प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इसको चेंज कर दो, आप टर्मिनल्स को चेंज कर दो। तो बहुत, अब क्या होगा उसके बाद, करंट पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा। ओके, और ये उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ओके, अगर आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, उसका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो मूव कौन सी डायरेक्शन में करेगा। तो दिस इज ऑल द थिंग आर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब शायद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इधर एक्सेल क्यों रखा है, क्योंकि एक्सेल रखोगे तभी वो रिंग्स जो है वो इजीली मूव करेंगी। कुछ बेस ही नहीं है तो मूव करते करते शायद अलग भी हो सकता है, इसके कारण उसके ऊपर बेस लगाया गया और उसके ऊपर स्प्लिट रिंग्स को लगाया गया ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट। और आगे भी एक टॉपिक आ रहा है जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर आपने मोटर अच्छे से समझा है तो जनरेटर भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके, इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम है, वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, बाद में हम इसके बारे में भी देखेंगे, बट इलेक्ट्रिक मोटर का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया है तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक में जाके उसको रीड कीजिए अच्छे से। ओके, और इसका जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में आएगा। शायद कई बार ऐसा होता है कि 2 मार्क्स में ओनली डायग्राम पूछा जाता है, या तो सिर्फ वर्किंग पूछा जाता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन, या तो सब एक साथ। ओके, कोई भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बट आई नो दैट आपको वो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा और आपके इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, so we will meet in the next video with another topic. Up to that, take care of yourself.